योगी सरकार कानून व्यवस्था के ऊपर अच्छा कार्य कर रही है। पूर्व की सरकारों के मुकाबले अगर देख लीजिए, पहले ऐसा होता था कि कहीं पे अगर सपा का झंडा दिख जाए तो वहाँ समझ लो कोई गुंडा बैठा हुआ। सपा की सरकार के अंदर दंगाइयों के मनोबल बढ़े हुए थे, कहीं ना कहीं आए दिन बम फटते रहते थे, कहीं ना कहीं आए दिन प्रदेश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। अच्छे को अच्छा कहना, गलत को गलत कहना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। जैसे अखिलेश के अंदर आप बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ के अंदर अखिलेश जी का काम दिखता है, बिल्कुल दिखता है ना। बहन जी का काम दिखता है, बिल्कुल दिखता है। कानून व्यवस्था के ऊपर समाजवादी पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी प्लस में है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो शायद उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जल रहा होता। तो अगर कानून व्यवस्था के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सही को सही कहना, गलत को गलत कहना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को ठगने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी ने दलितों को ठगने का काम किया। एक बहुत पुरानी कहावत है कि केंद्र की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आज बात करेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी से। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये सवाल पूछना कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 2024 का चुनाव आ रहा है, सभी दल तैयारियों में लग गए। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर सुभाषपा की क्या तैयारियाँ हैं, क्या रणनीति बना रही है? देखिए उमंग जी, आपने शुरुआत के अंदर ये बोला कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं करूँगा कि दिल्ली का जो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत पूर्वांचल के अंदर होती है। और पूर्वांचल के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लाठी लेकर बैठी हुई है। बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को साधे, बिना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लिए दिल्ली की सत्ता किसी भी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है। रही बात 2024 की रणनीति की, तो उमंग जी रणनीति होती है, उसको रणनीति रहने दीजिए। समय के साथ में आपको पता चल जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हम लोग सोते हैं तो सोते रहते हैं और जाग जाते हैं तो जाग जाते हैं। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की बातों को, लोगों की समस्याओं को उठाते रहते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की बात करती है, माइनॉरिटी की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। सर, ओपी राजभर जी योगी सरकार में मंत्री रहे थे, उसके बाद ओपी राजभर जी ने योगी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जो है वो दलितों की सुनवाई नहीं कर रही है। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने भाजपा से पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। लेकिन इन दिनों देखा ये जा रहा है कि भाजपा के साथ एक बार फिर ओपी राजभर जी की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? उमंग जी, भाजपा से इस्तीफा नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम गठबंधन के अंदर थे, सहयोगी दल थे। 2017 के अंदर और सरकार के अंदर भी शामिल हुए थे। और सरकार के अंदर हम जिन मुद्दों के ऊपर लेकर शामिल हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन मुद्दों को पूरा करने से इनकार कर दिया। चाहे वो सामाजिक न्याय समिति की बात हो गई हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो गई, चाहे एक समान फ्री शिक्षा की बात हो गई हो, फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन मांगों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़कर सहयोग करने के लिए सरकार के अंदर शामिल हुई थी। लेकिन 18 महीने की सरकार के अंदर हमने ये रह के देख लिया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो मांगे हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय समिति की बात हो गई, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो गई, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मानने से इनकार कर दिया था। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सत्ता का लालच नहीं, इसलिए 18 महीने के बाद हमने सत्ता को लात मारते हुए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से बाहर चले गए। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में कुछ हलावा नहीं करना चाहते। जिन मुद्दों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए थे, उन मुद्दों को उन्होंने पूरा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए। यानी इस बात को स्पष्ट रूप से बल मिलता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी के साथ में नहीं जाती है। हमारा राजनीतिक कोई स्वार्थ नहीं, सत्ता कोई लोलुपता हमारी नहीं है। उसी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के साथ में भी गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ में जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों को छलती है, दलितों को छलती है। वो पिछड़ों की राजनीति की बात तो करती है, उनके हितों की बात तो करती है, लेकिन जब उनको राजनीतिक नुमाइंदगी देने की बारी आती है तब समाजवादी पार्टी उनसे किनारा काट लेती है। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद में समाजवादी पार्टी से अलग हट गई, और हटी भी नहीं। ये आप सब लोगों को पता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक लेटर जारी किया, उस लेटर के अंदर उन्होंने बोला कि आपको तलाक दिया जाता है। तो अलग उन्होंने हमें किया, हम कहाँ उनसे अलग हुए? यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो सही बातें हैं वो चुभती हैं, और जाहिर सी बात है जो सच होगा कड़वा होगा, और कड़वा अखिलेश यादव जी को मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू।
सुभाष जी, 2022 का चुनाव सुभाषपा ने अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। अभी आपने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन अखिलेश यादव इन दिनों लगातार पार्टी कार्यालय में तमाम नेताओं की बैठक ले रहे हैं, 2024 की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई दल उनके साथ जुड़ना चाहता है तो वो आ सकता है, उसका स्वागत है। तो क्या सुभाषपा 2024 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के साथ जाएगी? उमंग जी, अखिलेश यादव जी के लिए कोई नई बात नहीं है कि कार्यालय के अंदर बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं। पूर्व के अंदर भी अखिलेश यादव जी अपने आवास से निकलते 12 बजे के सो के उठने वाला नेता 2 बजे अपने कार्यालय के अंदर पहुंचते हैं, तो उनका काम ही यही है। वो कार्यालय के अंदर सिर्फ बैठक करते हैं, जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव नहीं उतरते। उत्तर प्रदेश की जमीनी हक अगर उनसे पूछिए तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। उसके उलट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर उन्होंने अपना मुकाम जो बनाया अपने दम से बनाया है। वो सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। कुछ लोग हैं ऐसे नेता लोग जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास नहीं पता, उन्हें उत्तर प्रदेश का भूगोल नहीं पता। तो वो लोग इस प्रकार की बातें ना करो तो बेहतर ही है। रही बात विपक्ष के साथ में जाने की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी, बहन जी, अखिलेश जी, राहुल गांधी, सोनिया जी, जयंत जी अगर एक मंच पर आ जाएं और 2 घंटे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इसके बारे में सूचित कर दिया जाए, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस मंच पर पहुंच जाएंगे। तो विपक्षी एकता की पहल हम कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उत्तर प्रदेश के अंदर उसका जनाधार है। अखिलेश यादव विपक्षी एकता की पहल करने कहाँ चले जाते हैं? टीएमसी, ममता बनर्जी के पास। अच्छा बताइए मयंक जी, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में कितना वोट दिला देंगे? वो केसीआर से मिलने तेलंगाना चले जाते हैं, तेलंगाना की केसीआर उत्तर प्रदेश में कितना वोट दिला देंगे? ये एक तरह से हास्यास्पद बात है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश की आप राजनीति करते हो, उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास नहीं करते हो। आप चले जाते हो भारत देश के विभिन्न कोनों के अंदर, जिनकी कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनका कोई अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अखिलेश यादव जी का जो विपक्ष की एकता का जो काम है वो पूरी तरीके से छलावा है। अगर वो वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, दिल्ली की सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, तो विपक्ष के अंदर जो तमाम विपक्षी दल है जिनका अपना एक वर्चस्व है, उनको एक मंच पर लाने की पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि विरोधी दल नेता वही है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी। यानी नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? समाजवादी पार्टी की बनती है। क्या अखिलेश यादव अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। तो जाहिर सी उत्तर प्रदेश की जनता उनके छलाव में आने वाली नहीं इस बार। सुभाष जी, एक बड़ा सस्पेंस है। ओपी राजभर जी की अभी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई थी। उनकी तमाम सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के साथ। तो कहना है कि पुराने मित्र हैं। जनता जानना चाहती है कि करीबियां बढ़ रही हैं, करीबियां आगे जाके एक बार फिर क्या साथ में नजर आएंगे दोनों दल? पहली चीज़ तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो भी बयान देते हैं वो राजनीतिक सुर्खियाँ बन जाता है, टीआरपी बटोरने लग जाता है। दूसरी बात, आपने बोला मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद, तो इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो एक पारिवारिक समारोह के अंदर वाराणसी गए थे, उसी गेस्ट हाउस के अंदर रुके हुए थे जिस गेस्ट हाउस के अंदर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का था, और वहाँ से हमारे नेता को सुबह भदोही निकलना था पार्टी के कार्यक्रम के लिए। तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। रही बात ब्रजेश पाठक जी की नज़दीकिया की, तो ब्रजेश पाठक पूर्व के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे, और हमारे नेता ने भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना करने से पहले उनकी राजनीतिक शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई थी। ये पुराने मित्र हैं, ये पुरानी दोस्ती है, तो जाहिर सी बात है समय समय पर एक दूसरे से मुलाकातें होती रहती हैं। और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, स्वास्थ्य विभाग में उन्हीं के पास है। तो प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के लोगों के कार्यों के लिए, तो जाहिर सी बात हम लोग प्रदेश में जो सत्ताधीन दल है उसी से मिलेंगे ना, कि अखिलेश यादव जी से मिलने जाएंगे? सत्ता में जो रहेगा उसी से मिलेंगे, क्योंकि काम तो वही करेंगे ना। अखिलेश यादव नहीं करेंगे, जयंत चौधरी जी नहीं करेंगे, बहन जी नहीं करेंगे। तो इसके अगर कोई राजनीतिक निहितार्थ तलाशने का प्रयास कर रहा है, कोई और चीज़ें उसके अंदर तलाशने का प्रयास कर रहा है, तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कह सकते। ये एक चीज़ें हैं, मिलन जुलन होता रहता है। बाकी वैचारिक मतभेद अलग होते हैं, व्यक्तिगत मतभेद अलग होते हैं। ओपी राजभर जी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जनता के बीच में वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए सुभाषपा इन दिनों कौन सी रणनीतियों पर काम कर रही है? कार्यकर्ताओं को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी को ज़मीनी स्तर पर और मजबूती प्रदान की जाए? बीच में कई तरह के इसके लिए जो कार्यक्रम थे वो चलाए गए थे, किस तरह की सफलता मिल रही है? देखिए, बूथ स्तर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। बीच में हमारी सावधान यात्रा भी निकली थी, हमने महिला कायदा रैली भी समाज में अलग अनेक मंडलों के अंदर करवाई थी। हम युवाओं के बीच के अंदर भी जा रहे हैं। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जन जन तक अपनी नीतियों को पहुँचा रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी के
विचारों को जन जन तक पहुंचा रही है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ लगी हुई चुनावी के अंदर, और बाकी जो रणनीतियाँ हैं वो समय के साथ में धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ ही जाएंगी। बाकी जो भी होता है, जो भी निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सुभाष जी, आखिरी सवाल है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो नज़दीक है, आ रहा है, तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, उन तक क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता की जो नीतियाँ, हमारे नेता की जो विचार, वैसे भी जन जन तक पहुँच ही रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं को बोलने की ज़रूरत नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ताओं के बराबर है। वो पूरी मजबूती के साथ लगे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक इशारा करने की देर होती है, इतने समझदार हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे ही दिया है। हमारे शीर्ष नेता आदरणीय अरविंद राजभर जी, आदरणीय अरुण राजभर जी संदेश देते रहते, समय समय पर हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। उसके उलट जो भी विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे दूसरी जो पार्टियां हो गई, अगर उन लोगों को अगर कंपेयर किया जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति के अंदर है। आप अगर बहुजन समाज पार्टी कर लें तो क्षेत्रीय दलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो विधायक की हैसियत से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी से मजबूत स्थिति में उनके पास एक विधायक है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है उसे, जिसने 25 से 30 सालों तक, 40 सालों तक इस देश की गद्दी पर राज किया, उसका अस्तित्व शून्य के बराबर है। तो कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इनसे मजबूत स्थिति के अंदर है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के ऊपर ही टिकी हुई है। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर दलितों के रूप में जो चेहरा उभर कर आए हैं, पिछड़ों की राजनीति की बात अगर करें तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, क्योंकि पिछड़ों के हित की बात अगर कोई करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। दलितों के हित की बात अगर कोई करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को ठगने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी ने दलितों को ठगने का काम किया। अखिलेश यादव जी आज विधानसभा के अंदर चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं कि जातिवार जनगणना करा लो भैया। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 3 बार श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। केंद्र के अंदर भी सपा ने बसपा ने समर्थन दिया था, यानी डबल इंजन की सरकार की बात आज समाजवादी पार्टी के जो लोग कर रहे हैं, उस समय भी डबल इंजन की सरकार थी। अखिलेश यादव तब चाहते तो जातिगत जनगणना करवा सकते थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवा सकते थे। अखिलेश यादव को तब सुध नहीं आई। सत्ता से बाहर जाने के बाद समाजवादी पार्टी को पिछड़ों की याद आती है, सत्ता से बाहर जाने के बाद में दलितों की याद आती है बहुजन समाज पार्टी को। तो ये इनका दोहरा रवैया है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है। एक सवाल मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले अरुण राजभर जी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि सुभाषपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनके पास बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका समर्थन है, उनको तोड़ने का प्रयास कर रही है। कितना सहमत है, कितना सही मानते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ओर से बयान जारी किया था कि जब सत्ता नहीं मिली तो सुभाषपा अलग हो गई और अब बयानबाजी कर रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, सत्ता नहीं मिली, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अलग होगी, ये समाजवादी पार्टी का बचकाना बयान। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना चाहती। समाजवादी पार्टी को जानना चाहिए कि जिन पिछड़ों की समाजवादी पार्टी बात करे, जिन दलितों की बात करे, उन्होंने कितने आरा को टिकट दिया, उन्होंने कितने आर्कवंशी को टिकट दिया, उन्होंने कितने बिंद को दिया, धीमर को दिया, चौहान को दिया, पासी को दिया, कहार को दिया, प्रजापति को दिया, नहीं टिकट दिया। क्या पिछड़े के अंदर नहीं आते? समाजवादी पार्टी को इनका सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी जब देने की बारी आती है समाजवादी पार्टी इनसे किनारा काट लेती है। तो समाजवादी पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। रही बात माननीय अरुण राजभर जी के स्टिंग ऑपरेशन की बात, तो स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल सही था। उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो दगेला कारतूस है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ऊपर बोझ बन चुका था, उसको तो हमने हकाल दिया था, धक्के मार के उसको निकाला था। तो समाजवादी पार्टी को ऐसे दगेले कारतूसों की जरूरत रहती है, इसलिए उदयवीर सिंह जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के और भी जो नेतृत्व वाले लोग हैं, ऐसे दगे हुए कारतूसों को जमा करने का प्रयास करती हैं। लेकिन ऐसे दगे हुए कारतूस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं, एक तरफ कई विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं सिर्फ आंकड़ों की सरकार है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश जी पहले से बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी निंदा भी करेंगे। अगर केंद्र की सरकार ने अगर अच्छा काम किया तो तारीफ क्यों नहीं की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी ना। अगर तारीफ कर रहे हैं और इस तारीफ को अगर कोई अलग एंगल से ये ले जाके देखेगा नहीं हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या हम एनडीए के समर्थक हैं, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। अच्छे को अच्छा कहना, गलत को गलत कहना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। जैसे अखिलेश के अंदर आप बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ के अंदर अखिलेश जी का काम दिखता है, बिल्कुल दिखता है ना। बहन जी का काम दिखता है, बिल्कुल दिखता है। आप जिस जगह हम बैठे हैं, आपके स्टूडियो के बगल के अंदर आप देख लीजिए, पार्क है कि नहीं है, किसका बनाया हुआ है? बहन जी का बनाया हुआ है ना। तो जो काम दिखता है उसके बारे में तारीफ करेंगे। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था के ऊपर समाजवादी पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी प्लस में है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो शायद उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जल रहा होता। तो अगर कानून व्यवस्था के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सही को सही कहना,
गलत को गलत कहना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। आपने कहा सही को सही कहना, गलत को गलत कहना अच्छे इंसान की निशानी होती है। ओपी राजभर जी जब भाजपा से अलग हुए थे और उसके बाद अब जिस तरह से देखा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, अभी सिर्फ सस्पेंस बना हुआ है, क्या लग रहा है प्रदेश की योगी सरकार कैसा काम कर रही है? ये प्रदेश की योगी सरकार काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। अगर अच्छा कार्य नहीं करते तो उनकी तारीफ क्यों करते? मैंने पहले ही बोला, उस बात को मैं दोहराऊंगा। अच्छे को अच्छा कहना, गलत को गलत कहना अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है। योगी सरकार कानून व्यवस्था के ऊपर अच्छा कार्य कर रही है। पूर्व की सरकारों के मुकाबले अगर देख लीजिए, पहले ऐसा होता था कि कहीं पे अगर सपा का झंडा दिख जाए तो वहाँ समझ लो कोई गुंडा बैठा हुआ। सपा की सरकार के अंदर दंगाइयों के मनोबल बढ़े हुए थे, कहीं ना कहीं आए दिन बम फटते रहते थे, कहीं ना कहीं आए दिन प्रदेश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। अब आप मुझसे कहीं ज़्यादा उमंग की जानकारी रखते हो कि पत्रकार हैं आप, जाहिर सी बात है मीडिया वालों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। एनआरसीबी के अगर भी आंकड़े आप देख लीजिए, उसके मुकाबले में सपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई कि नहीं हुई, मजबूत हुई कि नहीं हुई है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ज़्यादा नंबर देंगे और सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर हम योगी जी की तारीफ भी करेंगे। रणनीति का किसी प्रकार से अभी कोई खुलासा नहीं करेंगे? रणनीति को रणनीति रहने दीजिए। रणनीति अगर खुलासा कर दिया फिर रणनीति काहे बची हो? तो फिर रणनीति बची नहीं ना, तो रणनीति रहेगी। सुभाष जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक ये भी बहुत महत्व रखता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से जो वोट बैंक है वो बटा हुआ है, उसको एकजुट करने का प्रयास दल करते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि जिस समीकरण, जिस जाति का नेता बड़ा नेता होता है, उसको जो दल होते हैं वो अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ओपी राजभर जी जो है वो दलितों में काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता वो माने जाते हैं। तो अगर कोई दल आता है आपके पास तो किस तरह से देखेंगे उसको? उमंग जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ, उसके पतन होने के पश्चात में भारत देश के विभिन्न राज्यों के अंदर क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उदय हुआ। उसके अगर जीती जागती बानगी देखने, मिसाल देखने तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य पूरी तरीके से जातीय समीकरण के ऊपर टिके हुए हैं। रही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 20 वर्षों से दलितों के हित की बात करते आ रहे हैं, पिछड़ों के हित की बात करते आ रहे हैं, अति पिछड़ों के हित की बात करते आ रहे हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस पार्टियाँ हो गई, इन्होंने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अति दलितों को ठगने का कार्य किया। क्योंकि जब ये सत्ता के अंदर रहते तब इन्हें याद नहीं आती। समाजवादी पार्टी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि 4 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ का एक आदेश आता है जिसके अंदर 27% आरक्षण समान जातियों के अंदर बांट देना चाहिए। लेकिन वो 27% आरक्षण कुछ गिनी चुनी जातियों के अंदर मिलता रहता है। गिनी चुनी जातियाँ, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो विशेष कुछ जातियाँ जिसके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आता है सरकार के लिए कि आप उस आरक्षण को पूरी तरीके से समान रूप से सारी जातियों के अंदर बांट दीजिए। तब किसकी सरकार थी 2013 के अंदर? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट के उस फैसले के ऊपर स्टे लिया। यानी कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। क्योंकि सत्ता में रहते हुए सिर्फ पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन उनका हक मार लेते हैं। कपिल सिब्बल का नाम कौन नहीं जानता? कपिल सिब्बल एक ऐसे व्यक्ति है, 2014 से पहले केंद्र के अंदर सरकार थी कांग्रेस की, सपरंग की यूपीए की सरकार थी, उसके अंदर तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह थे। वो एसटी, एससी, ओबीसी प्रमोशन आरक्षण बिल लेकर आए थे। उस आरक्षण बिल का सबसे पहले विरोध करने का काम किया कपिल सिब्बल ने और इस बिल को फाड़ने का कार्य किया सबसे पहले कपिल सिब्बल ने। और उसी कपिल सिब्बल को उत्तर प्रदेश के रास्ते राज्यसभा भेजने का कार्य किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। यानी इस बात को पूरी तरीके से बल मिलता है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की विरोधी है, समाजवादी पार्टी दलितों की विरोधी है। ये समाजवादी पार्टी पिछड़ों का वोट लेना जानती है, ये समाजवादी पार्टी दलितों का वोट लेना जानती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी को उनका हक देने की बारी आती है तो समाजवादी पार्टी इनसे किनारा कर लेती है और दलित विरोधी मानसिकता को, पिछड़े विरोधी मानसिकता वाले वैसे व्यक्ति को उच्च सदन के अंदर भेजने का कार्य करती है। इसके उलट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 20 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। आज उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक राजनीतिक मुकाम बनाया, अपने संघर्षों के बलबूते बनाया। उनका कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं है, उनका इतिहास आप टटोल के देख लीजिए। वो संघर्ष करके आए हैं, जमीन से उठकर ऊपर तक आए हैं। आज उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक, दलित हो, अति दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई दहाड़ने का कार्य करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है वो लगातार ज़मीनी स्तर पे पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। इन्होंने साफ किया कि आगे आने वाले जितने भी चुनाव है उसमें सुभाषपा जो है मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने नाम करने का, अपने खाते में जोड़ने का प्रयास करेगी। इन्होंने साफ किया है कि
2022 का चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इसके साथ ही इनका कहना है कि अगर बात होती है नंबर देने की, तो ये समाजवादी पार्टी की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को ज़्यादा नंबर देंगे। विजुअल विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।